हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हम लोग मिल रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट एक अच्छे लेवल के आपके हुए हैं। इजी टू मॉडरेट मैंने रखा उन प्रैक्टिस सेट को मॉडरेट लेवल तक। और आप भरोसा करो, आपके एग्जाम का जो लेवल आएगा वो इजी टू मॉडरेट लेवल ही आएगा। अब आप लोग अगर ये उम्मीद कर रहे हो कि सर प्रैक्टिस सेट में वो क्वेश्चन कराओ जो आज तक ना तो सीजीएल ने पूछे हो मेंस में, ना कैट ने पूछे हो, इतने हाई लेवल इतने टफ लेवल के क्वेश्चन कराओ हमें, तो बस तो वो चीज नहीं हो पाएगी बच्चे। क्योंकि हम अध्यापक हैं और हमें एग्जाम के लेवल को मद्देनजर रखते हुए आपके प्रैक्टिस सेट बनाने पड़ते हैं। और हर एग्जाम ओरिएंटेड, मान लो आज मैं आपके एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ तो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड मैं एग्जाम पेपर सेट करूंगा, मतलब आपका मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट। मान लो कल को मैं किसी और बैच में पढ़ाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग सेट करूंगा, है ना। तो जो आपको कराया जा रहा है आप उसे भरोसा करके उसे प्रैक्टिस करते जाओ। लेवल आपके एग्जाम में जो आएगा उससे एक या दो लेवल ऊपर ही आपको मिलेगा जिस दिन आपके सारे के सारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं हम। और ये होमवर्क क्वेश्चन था क्या? मान लीजिए x माइनस वाई 49 है और एक्स वाई 64 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? फॉर्मूला लगा दो सीधा। भाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, यही होता है ना। तो 49 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए, और माइनस का 2xy, यानी कि एक्स वाई कितना है? 64, 64 दूनी 128। तो 49 का स्क्वायर कितना होता है? 2401 होता है क्या? 2301 होता है। 2401। 2401 होता है क्या? और ये इधर आकर प्लस हो जाएगा 128 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो ये दोनों जुड़ेंगे कितना आएगा? 2529। क्या सभी का जवाब 2529 है? ठीक है। चलिए ये होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आज के 20 क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। पढ़िए पहला सवाल। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन ज्यादा हैं आज। रामेंद्र ने कुछ तरबूज 1500 में खरीदे। ओके। उसने एक चौथाई तरबूज 12% हानि पर बेच दिए। शेष तरबूज को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाएगा ताकि ओवरऑल उसे पूरे लेन देन में 25% का प्रॉफिट हो? पूरे लेन देन में उसे 25% का प्रॉफिट होना चाहिए भाई। बताइए जल्दी से। एलिगेशन लगा सकते हैं क्या भाई? 12% की हानि इधर रख लो, शेष तरबूज को कितना परसेंट लाभ ये हमें निकालना है। ओके। और पूरे लेन देन पे 25% का लाभ, जो पूरा लेन देन होता है वो बीच में आता है। और उसने बोला एक चौथाई, एक चौथाई का मतलब है कि चार अगर टोटल है तो उसका एक हिस्सा उसने 12% के नुकसान पर बेचा है। एक चौथाई 12% का नुकसान, यानी कि चार अगर टोटल है तो एक हिस्सा 12% लॉस। तो चार में से एक हिस्सा यहां लिख दिया, यहां कितना आएगा? 3। अब आपके पास सब कुछ है, आपको यहां तक पहुंचना है। क्या आप पहुंच सकते हैं? बताइए। आप कहेंगे कि सर बड़े में से छोटा घटाओ, तो 25 में से 12 जाएगा माइनस का, तो 25 माइनस माइनस का 12, तो 25 और 12 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। प्लस माइनस और माइनस प्लस होता है ना। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? 37। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा? 37/3। यानी कि मैं कहूंगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, लगभग 12.33 के आसपास। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12.33। अब एलिगेशन में आपने पढ़ा कि अगर एक छोटा है तो दूसरा क्या होगा? बड़ा होगा। अगर एक छोटा है तो दूसरा बड़ा होगा, और बड़े होने के लिए उसमें जोड़ना पड़ेगा 12.33।
तो 12.33 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 37.33। और एक ही ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए हमारा, बिल्कुल ठीक है। क्या सभी का आ गया? एलिगेशन मेथड लगाकर कोई समस्या किसी को नहीं है? आगे बढ़ूं। एबीसी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है। ए और बी का औसत 48 है। डी जो है वो सी से 10 कम है। तो सी और डी का एवरेज बताइए क्या होगा? सभी लोग इसका जवाब बताएंगे। क्या जवाब होगा? कह रहा है कि ए बी सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 ज्यादा है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए बी सी का एवरेज क्या होगा, आप कहेंगे सर तीनों संख्याओं को जोड़ो और 3 से डिवाइड कर दो। भाई यही है ए बी सी का औसत। और सवाल कहता है वो तो सी से 2 अधिक है, तो ये किसके बराबर है? सी प्लस 2। सी में 2 जोड़ दो। अब ये 3 की मल्टीप्लाई उधर कर दो ले जाके जरा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 3C प्लस 3 दूनी 6। क्या यही है? बिल्कुल है। अब थोड़ा सा सवाल में आगे बढ़ते हैं। उसने बोला ए और बी का एवरेज 48 है। अच्छा, अगर ए और बी का एवरेज 48 है तो मेरे भाई ए और बी का सम कितना हो जाएगा? भाई दो संख्याओं का एवरेज 48, तो दो संख्याओं का योग कितना हो गया? 96। दो संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? 96। तो क्या मैं 96 को यहां पर रख दूं? तो यहां से सी बराबर कितना आ जाएगा? या और ऐसा करो कि सी को उधर ले जाओ, 6 को इधर ले आओ, तो सी उधर जाएगा तो 2C बचेगा, और ये 6 इधर आकर 96 में से माइनस हो जाएगा, यानी कि 90। तो यहां 2 से कटेगा 45 बार, तो सी बराबर कितना आ गया? 45। अब सवाल ने आगे क्या बोला? सवाल ने बोला जो डी है वो सी से 10 कम है, तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 45 माइनस 10, यानी कि 35। अब आपसे कह रहा है सी और डी का एवरेज, तो सी और डी का एवरेज क्या हो जाएगा? सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 45 प्लस 35/2। 80/2 कितना होता है? ये होता है 40। तो सी और डी का एवरेज कितना हो गया भाई? सी और डी का एवरेज हो गया 40। बिल्कुल सही जवाब आपका। और ये अच्छा सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टार लगा के। ओके, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। किसी किले में 400 व्यक्तियों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री है, 60 दिन की। उसने बोला 35 दिन के बाद 100 और व्यक्ति आ जाते हैं, खाद्य सामग्री कितने दिन तक और चलेगी, यह मानते हुए कि सभी पुरुष समान मात्रा में भोजन करते हैं। सभी पुरुष समान मात्रा में भोजन करते हैं, इसका मतलब है कि सभी की क्षमता, सभी की एफिशिएंसी बराबर है। अब आप इस सवाल को पढ़ो। 400 लोगों के लिए 60 दिन का खाना है, यानी कि अगर वही 400 लोग खाएं तो 60 दिन बड़े प्यार से काम चलेगा खाने का। हुआ क्या? 35 दिन के बाद 100 लोग और आ गए। अब मेरा क्वेश्चन है, उसे बड़े गौर से सुनना। 400 लोग हैं, 60 दिन तक का सफिशिएंट उनके पास सामग्री है। 35 दिन तक उन्होंने बिना डिस्टरबेंस के खाया, किसी ने कोई रोक टोक नहीं की, ना तो कोई गया ना कोई आया, बड़े प्यार से 35 दिन तक उन्होंने खाया। 35 दिन के बाद 100 लोग आए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 400 लोगों का कितने दिन का खाना बच गया था 35 दिन के बाद? भाई 35 दिन तक तो कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई किसी ने छेड़ा नहीं उनको, कोई व्यक्ति नहीं आया एक्स्ट्रा। तो 35 दिन के बाद इन्हीं 400 लोगों का कितने दिन का खाना और बच गया था? आप कहेंगे सर 60 दिन की सामग्री थी, 35 दिन बिना डिस्टरबेंस के खाया, तो 60 में से 35 गया, सर 25 दिन का खाना बच गया था। किन 400 लोगों का? इन्हीं 400 लोगों का 25 दिन का, यानी कि 60 माइनस 35 दिन का खाना बच गया। अब यही खाना, जो इनका खाना है, यही खाना 400 प्लस 100
500 लोग खाएंगे। जो खाना 400 लोग 60 माइनस 35 दिन में खा सकते थे, वही खाना अब 500 लोग कितने दिन में खाएंगे, ये आपसे पूछा है। यही खाना अब कितने दिन में खाएंगे? तो आप कहेंगे सर 400 गुणा 25, जो 400 लोगों का 25 दिन का खाना है उसे 500 लोग कितने दिन में खाएंगे, ये आपसे पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 पूरे 25, 5 चौकू 20, यानी कि हम कहेंगे कि सर 20 दिन तक खाना और चलेगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। ओके, चले आगे। चलिए ग्राफ का अच्छा सवाल देखते हैं आज। पढ़िए पहले, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। आईपीएस में उपस्थित और उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों से परीक्षाएं ली गई हैं। एमपी से 2020 का डेटा देखो, पहले हम ग्राफ को समझते हैं। ये 2020 का डेटा है। 2020 में उपस्थित लोगों की संख्या ये है। एमपी में इतने लोग उपस्थित, कर्नाटक में इतने, पंजाब से इतने लोग, दिल्ली से इतने और राजस्थान से इतने लोग उपस्थित हैं 2020 में। पास कितने हुए? 4500 उपस्थित थे, 690 पास हुए। ये पास हुए, ये पास हुए, ये पास हुए, ये पास हुए इन राज्य से। ये तो डेटा है एक वर्ष का। ऐसे ही 2021 का उपस्थित और उत्तीर्ण, 2022 का उपस्थित उत्तीर्ण, 2023 का, 2024 का डेटा आपको दिया हुआ है, प्रेजेंट और पास का। चलिए अब मैं आपको सवाल दिखाता हूं। सवाल है क्या, आराम से पढ़ेंगे बच्चे सवाल को और कोशिश करेंगे कि इसका जवाब निकाल पाए। सवाल है, सभी वर्षों में उपस्थित हुए कुल उम्मीदवारों में से राज्य दिल्ली से कितने प्रतिशत उम्मीदवार पास हुए? राज्य दिल्ली की बात हो रही है, केवल और केवल किसकी? राज्य दिल्ली की बात हो रही है। तो दिल्ली राज्य में जितने भी लोग उपस्थित हुए सभी वर्षों में, उनमें से कितने परसेंट लोग पास हुए? मैं केवल दिल्ली की बात कर रहा हूं। तो दिल्ली में कितने लोग उपस्थित हुए हैं भाई? 2020 में 3500, फिर 9600, फिर 6500। मैं उपस्थित की बात कर रहा हूं। तो उपस्थित यानी कि प्रेजेंट को अलग अलग जोड़ लो, अलग अलग जोड़ लो प्रेजेंट को। तो प्रेजेंट यानी कि उपस्थित कितने लोग हैं भाई? 3500, 9600, 6500। आप वहीं भी जोड़ सकते हो, मैं तो आपके लिए लिख रहा हूं अलग से। 5800 और 4920। तो यहां तो 0 2, ये कितना आएगा? 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 8 24, 24 और 9 33, हासिल का 3, 9 और 3 12, 6 18 5 23, 23 4 27, 27 और 3 30। तो 30,320 तो उपस्थित हैं। पास कितने हुए हैं? पास, तो पास का डेटा देखेंगे बच्चे जरा। ये पास 860, 760, 880, 1456 और 655। इनको अलग जोड़ लो। 860, 760, 880, 1456 और 655। सही लिया है ना डेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? 6 और 5 11, हासिल का 1, 6 और 6 12, 8 20, 5 25, 5 30 और 1 31, हासिल का 3, 8 7 15, 15 और 8 23, 23 4 27, 6 33 और 3 36, 3 और 1 4। 4611 लोग पास हुए हैं। सवाल करा कितने परसेंट लोग पास हुए? तो हम कहेंगे 4611 बटे 30,320 और गुणा 100। देखो अब आपके हाथ में है बच्चा, आप चाहे इसे सॉल्व कर लो या थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो। हमें यह बताना है कि ये कितना परसेंट बनता है। अब थोड़ा अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं तो ये है 46,110 और ये है 3,000। अब मैं 3,000 को लगभग कितने से गुणा करूं कि वो 46,000 के पास पहुंच जाए? भाई 3,000 को काटना है 46,000 से मुझे, ये मोटा मोटा सोचो। तो आप सोचो 3,000 को मैं कितने से गुणा करूं? तो 15 से, 15 तिया 45, 32 तिया 96, यानी कि वही है जो 46,000 के पास पहुंचेगा। और किसी से गुणा करोगे, 14 से गुणा करोगे, 14 तिया 42, कम रह जाएगा। 17 तिया 51,
बहुत आगे चला जाएगा, 16 तिया 48 आगे निकल जाएगा, यानी कि 15 बार ही लगभग ये कटेगा। थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके, ऑप्शन का यूज करके हमने बोल दिया कि ये लगभग 15.2 बार कटेगा। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोग क्या करेंगे भाई, वो लगाने लग जाएंगे, काटने लग जाएंगे। जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग का यूज करो, ऑप्शन की हेल्प लो और सवाल हो जाएगा। ठीक है, आप काट के देख लो, इतना ही आएगा। चलो आगे बढ़े। दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को 30 बढ़ाया गया तो नया रेशियो 9:10 हो गया। तो बताइए वो संख्या क्या होंगी। ऑप्शन की मदद से कर सकते हो भाई। एक तरफ तो उसने बोल दिया कि दो संख्या 3 और 4 के रेशियो में है, फिर पूछ लिया बताओ संख्याएं क्या हैं। तो मैं वो ऑप्शन हटाऊंगा, वो गलत ऑप्शन ढूंढूंगा जो ऑप्शन 3 और 4 के अनुपात में नहीं होंगे, नहीं होंगे, वो ऑप्शन ढूंढूंगा। क्या 15 और 17 कभी 3 और 4 का रेशियो बना सकते हैं? कभी नहीं। 30 और 20 जीरो से जीरो कटेगा, 3 2 का रेशियो बनेगा, हमें 3 4 का चाहिए। 20 और 15 नहीं बनेगा, उल्टा बन रहा है। 5 चौको 20, 5 तिया 15, 4 3 बन रहा है, हमें उल्टा चाहिए। 3 गलत ऑप्शन मिले, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। हमको सही ऑप्शन नहीं ढूंढना, 3 गलत ऑप्शन ढूंढने हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए, आप चाहो तो इसे क्रॉस मेथड से भी कर सकते हो कि सर एक रेशियो 3 4 का है, दूसरा रेशियो 9 10 का हो गया, प्रत्येक संख्या को 30 बढ़ाया, तो 30 इधर भी लिखो, 30 इधर भी लिखो। 10 तिया 30, 9 चौको 36, डिफरेंस कितना आया? 6 का। 9 तिया 27, 270, 30 धाम 300, डिफरेंस कितने का आया? 30 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। और 1 यूनिट 5 के है तो 3 यूनिट 15 और 4 यूनिट 20। तो आपका जवाब आ गया 15 और 20 हमारे ओरिजिनल नंबर हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2/3, 8/9, 10/27, 64/81 का एलसीएम। किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी भिन्न का एलसीएम अगर हमें लेना है, भाई साहब आप बताएंगे। ये वाइट टी सेट, आप सीधे हो जाओ पहले तो और बताओ किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं। वाइट टी सेट, हाँ जी आपसे कह रहा हूं। हकलाओ मत, सही बताओ क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं। जीभ हकलाने लग गई तुम्हारी तो, सोच में पड़ गई क्या होता है। धुरंधर मूवी चल रही है जो ऐसे फैल के देख रहे हो ऐसे। किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम अगर लेना हो तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है, याद रखना। तो एलसीएम क्या होता है किस किस का? 2 8 10 और 64। और एचसीएफ किसका? एचसीएफ 3 9 27 और 81 का। तो 2 8 10 64 का एलसीएम कितना होगा? भाई सबसे बड़ी संख्या 64 है, इसी का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ। 64 दूनी 128, 64 पंजे कितना होता है? 320 होता है ना। तो एलसीएम तो 320 आ गया, क्योंकि ये 10 से भी कटेगा, हमें लास्ट में जीरो चाहिए। 8 चौक 32, 2 से भी कटेगा। यहां से मैक्सिमम 3 कॉमन आ सकता है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नाम 27, 27 तिया 81। अब कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो एचसीएफ आ गया 3। आपका जवाब आ गया 320/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये बताइए, जल्दी से बताएंगे इसका जवाब। एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और हर किलोमीटर के बाद 4 मिनट का रेस्ट लेता है। तो बताइए 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा?
सबसे पहले एक बात बताओ, 6 किलोमीटर की दूरी जानी है उसे, अगर वो रेस्ट ना लेता तो क्या वो 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से ही चलता रहता बिना रुके? तो 6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसने कितना समय लिया होता? तो आप कहेंगे सर अगर उसने रेस्ट नहीं लिया होता ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 6/8, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 3/4 घंटे। और इसको अगर मैं मिनट में चेंज करता हूं तो 60 से गुणा कर दो, यानी कि उसने 45 मिनट लिए होते। क्या बात सही है? अगर वो कहीं भी रेस्ट नहीं लेता, तो दूरी है 6 किलोमीटर, उसकी चाल है 8, दूरी बटे चाल 45 मिनट में बड़े प्यार से पहुंच जाता। लेकिन भाई साहब को तो हर किलोमीटर के बाद रुकना है 4 मिनट के लिए। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर वो हर किलोमीटर के बाद रुकेगा तो वो 6 किलोमीटर की दौड़ में कितनी बार रुकेगा? ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपके सामने। अगर वो हर किलोमीटर के बाद रुकता है तो 6 किलोमीटर की दौड़ में कितनी बार रुकेगा? 6 बार या 5 बार? भैया हर किलोमीटर के बाद रुकेगा। मान लो पहली किलोमीटर के बाद रुका, दूसरी किलोमीटर के बाद रुका, तीसरी किलोमीटर के बाद रुका, चौथी किलोमीटर के बाद रुका, 5वीं किलोमीटर के बाद रुका, 6ठी किलोमीटर के बाद तो रेस ही खत्म हो गई। फिर तो चाहे रुके, सोए, लेटे, घूमे, कुछ भी करे, 6ठी किलोमीटर के बाद रुकना रुकने में काउंट नहीं होगा। तो अगर वो हर किलोमीटर के बाद रुका है तो 6 किलोमीटर की दूरी में वो 5 बार रुकेगा। कितनी बार रुकेगा? 5 बार रुकेगा। ये आपको समझना है। और हर बार वो 4 मिनट का गैप लेता है, तो 5 × 4, टोटल रेस्ट कितना हो जाएगा उसका? टोटल रेस्ट हो जाएगा 20 मिनट का। कितना होगा बच्चा? 20 मिनट का। तो कितना टाइम लगा उसको? 45 मिनट तो बिना रुके, और 20 मिनट रास्ते में रुक गया, तो 45 और 20 65 मिनट। कितना आएगा बच्चा? 65 मिनट उसको टोटल लगे हैं उस दूरी को तय करने में। चले आगे। XYZ ने 2-3-5 के अनुपात में पूंजी का एक वेब बिजनेस शुरू किया। 3 महीने के बाद जेड ने अपनी पूंजी का 40% वापस निकाल लिया। अगले 3 महीने के बाद वाई ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। व्यवसाय कुल 18 महीने, बिजनेस 18 महीने चला, तो कुल लाभ 3,24,000 है। XYZ के लाभ का अनुपात, यहां पर हमें 3,24,000 का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने लाभ का अनुपात पूछ लिया। अनुपात तो बिना 3,24,000 के ही मिल जाएगा हमें। लेकिन सवाल अच्छा है वास्तव में। भाई यहां पर XYZ में लिखता हूं, जिन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम है वो सामने देखिए। भाई पूंजी किस अनुपात में लगाई? 2, 3 और 4 के रेशियो में, 5 सॉरी, 2, 3, 5 के रेशियो में। अब सवाल कह रहा है कि 3 महीने के बाद जेड ने 40%, परसेंट की बात कर रहा है, अगले 3 महीने बाद वाई ने आधा हिस्सा निकाल दिया। तो अगर हमें परसेंट परसेंट की बात कर रहा है, तो भैया मैं क्या करूंगा? एक एक जीरो और लगा दूंगा इस अनुपात में, ताकि मैं इनका 40% बड़े आराम से निकाल सकूं, जिसका भी वो निकालने को कहेगा। तो मैं ये एक एक जीरो जस्ट अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ही मैंने लगाई है। अब सवाल की शुरुआत करते हैं। समझना, बिजनेस कितने महीने चला है? 18 महीने। इस बात को दिमाग के किसी कोने में तैयार रखो। कह रहा 3 महीने के बाद जेड ने अपनी पूंजी का 40% निकाला। तो क्या 3 महीने तक जेड ने अपनी वही पूंजी रखी होगी जो ओरिजिनल है? भाई 3 महीने के बाद ही तो निकाला उसने, तो क्या 3 महीने तक जेड ने 50 रुपए ही रखे होंगे जो कि उसने बिजनेस में लगाए? 3 महीने तक तो वही रखा होगा। प्लस अब क्या हुआ, जो 50 रुपए उसके बिजनेस में लगे हुए थे, उसने 40% हिस्सा निकाल लिया। मेरे भाई अगर 40% निकाल लिया तो फिर बचा कितना होगा? आप मुझे बताइए। अगर जेड अपनी पूंजी का 40% निकाल लेता है तो वो बिजनेस में रखता कितना हिस्सा है? 60% रखेगा ना बस।
कितना मेरे भाई? केवल 60%। तो यहां पर केवल 60% हिस्सा रखेगा। कितना हिस्सा हो गया? 30। और ये कितने महीने के लिए? कितने महीने के लिए? 18 महीने का बिजनेस है, 3 महीने उसके हो चुके हैं, 15 महीने। कितने महीने के लिए? 15 महीने के लिए। ये हो गया जेड का हिसाब। जेड का हिसाब हो गया। अब आगे बढ़ो। कह रहा अगले 3 महीने के बाद वाई ने पूंजी का आधा हिस्सा निकाला। अगले 3 महीने मतलब 3 महीने के बाद जेड ने, और उसके भी 3 महीने बाद, यानी कि शुरुआत से 6 महीने के बाद वाई ने पूंजी का आधा हिस्सा निकाला। भाई 6 महीने तक तो वाई ने उतना ही पैसा रखा होगा, प्लस 6 महीने के बाद उसने क्या किया? 6 महीने के बाद उसने आधा हिस्सा निकाल लिया। तो 30 में से जब आधा हिस्सा निकलेगा तो बचेगा कितना? 15। आधा ही बचेगा। भाई 30 रुपए उसने बिजनेस में लगाए, 6 महीने के बाद आधा हिस्सा निकाल लिया, तो बिजनेस में आधा ही तो बचा, 15 रुपए। और कितने महीने के लिए? भाई टोटल तो 18 महीने का बिजनेस है, 6 महीने हो चुके हैं, तो 18 में से 6 घटाओगे, 12 महीने के लिए। वाई का भी हिसाब हो गया। एक्स के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। एक्स ने जितना पैसा लगाया पूरे 18 महीने तक वही पैसा रखा है। बस मल्टीप्लाई करके ये अनुपात निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। और ये पार्टनरशिप का बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है। आप कहेंगे 18 दूनी 36, 360। ये आएगा 6 तिया 18, 180, 15 12 180, 180 और 180 360। और ये कितना आएगा? 50 तिया 150, और 15 तिया 45, 450। 450 और 150 कितना होता है? 600। तो भैया कितनी बार जाएगा? 12 तिया 36, 12 तिया 36, 12 पंजू 60। क्या सभी का आंसर 3 3 5 आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए। अनुपात ही तो पूछा उसने। हो गया सवाल। ठीक है, आगे चले। अच्छा सवाल था। कह रहा है 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश को मोड़कर बनाए गए शंकु का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। ये सवाल वही कर पाएगा जिसको थोड़ी सी डीप नॉलेज है। तुक्केबाज और केवल फॉर्मूला रटने वाला बच्चा इस सवाल में घूमेगा। और ये यूपी पीआरबी में पूछा गया सवाल है बच्चा, असिस्टेंट ऑपरेटर में। फिर कह रहा हूं ये सवाल दिखने में आसान लग सकता है, लेकिन इसे कर वही पाएगा जिसे थोड़ी सी डीप नॉलेज है। सवाल क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं। देखो ये सर्कल है। सवाल कहता है कि इसका चतुर्थांश, यानी कि क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो इसके इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है इसकी। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं इस क्वाड्रेंट में क्या एंगल 90 डिग्री का बनता है? हाँ जी सर। अब इस क्वाड्रेंट को मैं थोड़ा सा अलग से बनाता हूं, इस तरीके से। इस तरीके से मैंने इसको यहां से काट के ऐसे लिख लिया, और ये 90 डिग्री का कोण है। अब क्या हुआ? इसको मैंने दोनों कोने पकड़ के ऐसे मोड़ के शंकु बना दिया, ऐसे शंकु बना दिया। समझ में आया आपको कि इस चतुर्थांश का ये दो लाइन है ना, इन दोनों लाइन को आपस में मिला दो तो ये शंकु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा। अब सवाल ने जो बड़ी प्यारी सी चीज आपसे पूछी है ना, वो है शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि ये बाहर का जो एरिया है, बेसिकली आपसे वो पूछना चाह रहा है ये पूरा एरिया। भाई यही एरिया जो है, यही एरिया शंकु का पार्श्व, यही एरिया शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। जो इस चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल होगा ना, वही शंकु का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। क्योंकि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? ये जो बाहर बाहर का एरिया है, बाहर बाहर का एरिया ही पार्श्व पृष्ठ होता है। और बाहर बाहर का एरिया यानी कि यही एरिया की बात आपसे हो रही है। इसीलिए मैंने कहा जिसको डीप नॉलेज है वही कर पाएगा। तो यहां पर हम कहेंगे कि शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया जो है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट का एरिया के बराबर होगा। जो चतुर्थांश का एरिया है वही शंकु का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है। और चतुर्थांश का
एरिया आप जानते हैं सर्किल का एक चौथाई, पूरे सर्किल का एक चौथाई, पूरे सर्किल का एक चौथाई, और रेडियस हमें दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो लगा दो 1/4 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 35 गुणा 35, तो 7×5 = 35, 22×5 = 110 गुणा 35/4 कितना आएगा 0, 11×5 = 55, 11×3 = 33 और 5 = 38/4, तो 4 नाम 36, 4×6 = 24। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। हाँ, आप एक बच्चा कह रहा है सर 11 का मल्टीपल कर सकते हो चेक, रिस्की है थोड़ा लेकिन कर सकते हो कि भैया हमें जो पूछा है उसमें पाई आना चाहिए। उसने पूछा है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का, पाई आता है उसमें, और पाई आता है तो जो ऑप्शन 11 से कटेंगे वो आपका आंसर हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा 100% होंगे, हो सकता है कोई और ऑप्शन 8 से कटने वाला दे दे, फिर क्या करोगे? ओके, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे बढ़े, चलो एक और ग्राफ देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक कंपनी के विभिन्न विभागों में कुल 1600 कर्मचारियों का प्रतिशत दर्शाता है। तालिका विभिन्न विभागों में पुरुष से महिलाओं का अनुपात दर्शाती है। इस सूचना का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। भाई ये टोटल कर्मचारी है, इधर एक कंपनी के टोटल कर्मचारी दिए हुए हैं आपको कि भाई ये एचआर के हैं इतना %, ये आईटी विभाग में, ये लेखा हिसाब किताब में, ये विपणन में, ये आपके उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन में, अलग अलग परसेंटेज, और हर विभाग में मेल और फीमेल दोनों है। तो आपसे कह रहे हैं कि जो एचआर विभाग है जिसमें 8% लोग टोटल हैं, उसमें मेल और फीमेल का अनुपात, जो आईटी विभाग है उसमें मेल और फीमेल का अनुपात, टोटल कर्मचारी कितने हैं देख लो, उधर लिखा हुआ है 1600 कर्मचारी टोटल है। सवाल क्या है, सवाल दिखाते हैं। सवाल देखिए एक बार, उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या, ओके, सभी विभागों में महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना प्रतिशत है? What % of the total number of female employees across all department is the number of employees in production? संख्या का, यहां का लिखो। अब ये सवाल में थोड़ा सा काम आपको करना है। उसने बोला कि उत्पादन में सभी कर्मचारियों की संख्या, तो जरा मुझे बताना उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन में कितने कर्मचारी हैं? 30%। इसको तो अलग रखो, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये तो आपको सीधा दिया हुआ है। काम क्या करना है, सभी विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या निकालनी है। तो टोटल कर्मचारी कितने दिए हुए थे? 1600। अब आपके पास बहुत बड़ा करने का मौका है इस क्वेश्चन को, चाहो तो 3-4 पेज में ले जाओ। नहीं, मैं आपसे कहूंगा हमें 1600 की जरूरत ही नहीं है, हमें सभी विभाग में महिला कर्मचारी निकालनी है ना, सभी विभाग में, सामने देखेंगे सभी लोग। भैया एचआर में कितना % है टोटल? 8%। मैं परसेंट में ही निकालूंगा महिला कर्मचारी, तो मैं कहूंगा 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू 8%, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1%, तो महिला कर्मचारी कितनी हो गई? 5%। महिला कर्मचारी सेकंड वाला रेशियो निकालना है परसेंट में ही। दूसरा, आईटी में टोटल 15% है, तो मैं कहूंगा 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू 15%, 1 यूनिट आएगा 3%, 5 तिया 15, तो 3 तिया 9, भाई 1 यूनिट 3, 3 यूनिट 9, आईटी में 9% महिला हो गई। हिसाब किताब में टोटल 25 है, तो 7 और 3 10 यूनिट की वैल्यू 25%, 1 यूनिट की वैल्यू 10 से भाग देंगे 2.5, 7 यूनिट की वैल्यू 175, 17.5%। इसमें इतनी महिला है। फिर आ जाओ विपणन में, टोटल कितना है विपणन में? 22%, तो 7 और 4 11 यूनिट की वैल्यू 22%, 1 यूनिट 2%, तो 4 यूनिट 8%। आगे आ जाओ, उत्पादन में टोटल कितना है? प्रोडक्शन में 30, तो हम कहेंगे 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू 30%, 1 यूनिट की वैल्यू साढ़े कितना आएगा? 8 तिया 24, 8 से 3.75,
तो भैया 3 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? 8 × 3 = 24, 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और 1 = 22, 3 × 3 = 9 और 2 = 11, 11.25%। महिलाओं के परसेंट को जोड़ लो। क्या करो? महिलाओं के परसेंट को जोड़ लो। आप कहेंगे 9 और 5 14, 14 और 17 कितना होता है? 31, 31 और 8 39, 39 और 11 50। महिलाओं का परसेंट कितना हो गया? 50। लगभग मैं कहूंगा 0.5 और 0.25, 50.75। महिलाओं का परसेंट कितना हो गया? 50.75%। लेकिन आपका जवाब 15.75 गलत है जो आप बता रहे हो बच्चे। आपने केवल महिलाओं का परसेंट निकाला, जोड़ा, ऑप्शन बी बता दिया। सवाल क्या कहता है? उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है? तो महिला कर्मचारियों का परसेंट कितना है? 50.75। और उत्पादन में कितना परसेंट लोग हैं? 30%। तो वो ऊपर रखेंगे और गुणा 100। यहां से आपका सवाल बनेगा, यहां से आपका जवाब बनेगा। अब करिए इस सवाल को सॉल्व। पॉइंट हटेगा, 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे। 25 चौकू 100, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, 4 तिया 12,000 बटे 203, 2 पंजे 10, 2 छिक्कू 12। ये 59 पॉइंट के आसपास आएगा, 59 पॉइंट के आसपास आएगा। तो 59.1% आपका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। देखा, 2-3 दिन से हल्के हल्के ग्राफ कर रहे थे ना, आज मैं धमाकेदार ग्राफ लेकर आ गया आपके सामने। ओके, तो ये 59, क्योंकि 2 छिक्के 12 होता है, 60 बार तो नहीं जाएगा पूरा पूरा, 203 है तो 60 से थोड़ा सा कम, 59 बार कर दो। एक ही ऑप्शन है, ये रहा। यदि एक दुकानदार 80 रुपए प्रति किलोग्राम और 95 रुपए प्रति किलोग्राम की दो दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है, तो मिश्रण की औसत लागत। एलिगेशन मेथड से कर दो, एलिगेशन मेथड से कर दो। भैया एक की कीमत है 80, दूसरे की कीमत है 95 और मिश्रण की कीमत, ऐसा नहीं है पूरा प्रैक्टिस सेट बहुत हैवी बनाया है मैंने, नहीं, आसान क्वेश्चन, इस तरह के सवाल पूरा मिक्स मिलेगा आज आपको। रेशियो किस में मिलाया है? 2-3। और आपसे कह रहा है मिश्रण की औसत लागत, आपको बीच वाली वैल्यू पता करनी है। आप क्या करो, इन दोनों की गुणा, 8 दूनी 16, 160, इन दोनों की गुणा 9 तिया 27, 285 बटे 3 और 2 5, कितना आएगा? 5, 8 6 14, 2 और 1 3 और 1 4 बटे 5, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45। तो कितना आ गया? 89 रुपीज पर केजी। एक स्कूल में छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की जिसमें 60% अंग्रेजी में, 70% गणित में और 45% दोनों में पास हुए। कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्रों का परसेंट। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, ये वेन आरेख वाले सवाल हैं। और मेरे भाई, वेन आरेख वाले सवालों में जो दोनों सब्जेक्ट में दिया होता है, दोनों सब्जेक्ट में, यानी कि अगर दोनों सब्जेक्ट में पास दिया हुआ है तो वेन आरेख पास का बनेगा। अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया हुआ है तो वेन आरेख फेल का बनेगा। वेन आरेख फेल का बनेगा, वेन आरेख पास का बनेगा। इससे क्या मतलब है सर? इससे मतलब है कि अगर उसने बोला है कि 45% दोनों में पास हुए हैं, तो फिर हमें अंग्रेजी में भी पास का परसेंट चाहिए, हमें गणित में भी पास का परसेंट चाहिए। जो दोनों सब्जेक्ट में दिया होगा अलग अलग उसी का परसेंटेज चाहिए। इस सवाल में तो आसान है, दोनों सब्जेक्ट में पास का परसेंट दिया हुआ है, गणित में भी और अंग्रेजी में भी पास का ही परसेंट दिया हुआ है। एक लाइन में क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको यह काम करना है, जो दोनों सब्जेक्ट में दिया होगा सारे परसेंटेज उसी में होने चाहिए। मान लो अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया होता तो ये भी फेल परसेंट निकालते, ये भी फेल परसेंट निकालते। पहला काम तो ये करना है। इसके बाद वाला काम डायरेक्ट ट्रिक, इसके बाद वाले आती है ट्रिक, जो आती है आपने क्या करना है, टोटल पास निकालना है। टोटल पास, तो टोटल पास क्या होगा? जो अलग अलग पास दिया हुआ है दोनों को जोड़ो और माइनस कर दो जो दोनों का दिया हुआ है। जो दोनों सब्जेक्ट में पास दिया हुआ है वो माइनस कर दो अलग अलग जोड़कर। तो आप कहोगे 130 माइनस 45, कितना आ गया? 85।
तो 85% वो लोग हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुए हैं। 85% ऐसे लोग हैं जो कम से कम दोनों सब्जेक्ट में या एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। एक निश्चित धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। वर्षों की संख्या प्रति वर्ष ब्याज की दर के बराबर है, तो ब्याज की दर बताइए। क्या मैंने साधारण ब्याज में आपको ये बताया है कि साधारण ब्याज में अगर हमें प्रतिशत ब्याज परसेंट इंटरेस्ट निकालना हो तो ब्याज की दर को समय से गुणा किया जाता है, बताया है ना। ब्याज की दर को समय से गुणा कर दो तो परसेंट ब्याज आपको मिल जाएगा। तो यानी कि साधारण ब्याज में हम अगर रेट परसेंट को टाइम से गुणा करते हैं तो हमें प्रतिशत ब्याज मिल जाता है। ये सिंपल इंटरेस्ट की कहानी सब जानते हैं। अब उसने बोला है कि साधारण ब्याज जो है ना वो मूलधन का 1/4 है। मूलधन का 1/4 का मतलब है ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है साधारण ब्याज। अगर हमें प्रतिशत में बदलना हो तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर मैं 100 से गुणा कर दूं मेरे भाई, तो क्या वो परसेंट में बदल जाएगा? यानी कि जो प्रतिशत ब्याज हमारे पास है ना वो 25% है। उसने तो 1/4 फ्रैक्शन में बोल दिया, भिन्न में। मैंने भिन्न को परसेंट में बदला तो 100 से गुणा करता हूं। तो यानी कि मैं कहूंगा कि जो साधारण ब्याज है ना वो 25% है। और उसने बोला कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम के बराबर है, वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर के बराबर है। और दर बताइए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो आर ही रहने दो, ठीक है। समय को भी आर के बराबर कर दो, ठीक है। तो यहां से हम कहेंगे कि आर गुणा आर, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर रहने दिया, समय को भी आर कह दिया, बराबर 25। तो आर स्क्वायर बराबर 25। तो आर कितना हो जाएगा? √25। क्या होगा? √25, दैट इज 5%। आपका जवाब कितना हो जाएगा? 5%। ओके, आगे बढ़ू। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 500 मीटर से हरा देता है। उसी दौड़ में बी सी को 250 मीटर से हरा देता है। तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा? यूपीएसआई 2026 में पूछा गया सवाल है। रेशियो मेथड से करेंगे। भाई ए और बी का रेशियो क्या है? अगर ए ने 1000 मीटर की दौड़ कंप्लीट की तो उसने बी को 500 मीटर से हराया, यानी कि बी उस समय केवल 500 मीटर ही चल पाया। ऐसे ही बी और सी का रेशियो निकालो। कह रहा है बी ने सी को 250 मीटर से हराया। अगर बी ने 1000 मीटर की दौड़ कंप्लीट करी तो सी 250 मीटर से हार गया। 1000 में से 250 हटाओ, 750 मीटर। 25 तिया 75, 25 चौकू 100। तो ए बी सी का रेशियो बना लो। तो यहां लिखो 2 1, यहां लिखो 4 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, सीधी मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ये रेशियो आ गया 8, 4 और 3। अब सवाल कहता है उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो यहां पर ए अगर 8 यूनिट जाता है तो सी कितना गया? 3 यूनिट। तो ए ने सी को क्या 5 यूनिट से हरा दिया? क्या ए और सी का डिफरेंस 5 यूनिट है? दौड़ कितने मीटर की है? 1000 मीटर की। तो 8 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 1000 मीटर। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 1000/8, यानी कि 125। तो 5 यूनिट का मतलब कितना होगा? कितना आएगा भैया? 625। यानी कि ए जो है वो सी को 625 मीटर से हरा देगा। ए सी को 625 मीटर से हरा देगा। ये लेटेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। राम के पास 12 मुर्गी 5 गाय, श्याम के पास 18 मुर्गी 9 गाय, प्रीतम के पास 4 मुर्गी 8 गाय, विनय के पास 10 मुर्गी 7 गाय। कह रहा किसके पास मुर्गी और गाय का अनुपात अधिक है? पहले उसने मुर्गी को रखा फिर गाय को, यानी कि वो जो अनुपात पूछ रहा है ना वो मुर्गी बटे गाय का रेशियो पूछ रहा है आपसे। मुर्गी और गाय, मान लो अगर वो ये कहता गाय और मुर्गी तो मैं ऊपर गाय रखता नीचे मुर्गी।
उसने पूछा किसके पास मुर्गी और गाय का रेशियो ज्यादा है, तो मुर्गी ऊपर रखना है, गाय नीचे। तो अगर मैं सबसे पहले राम के बारे में बात करूं तो मुर्गी 12 है, गाय 5 है, तो ये रेशियो आ गया 2.4। अगर मैं बात करूं श्याम की तो 18 मुर्गी 9 गाय, रेशियो आ गया 2। फिर मैं बात करता हूं प्रीतम की, 4 मुर्गी 8 गाय, रेशियो आ गया 0.5। फिर मैं बात करूं विनय की, 10 मुर्गी 7 गाय, रेशियो आ गया 1 पॉइंट समथिंग। हमें मैक्सिमम पूछा है, वो तो राम का है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। सबसे ज्यादा रेशियो मुर्गी और गाय का किसके पास है? राम के पास। क्रम से है 210 मीटर और 150 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी ए और बी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। ए और बी की चाल दी हुई है 110 128। बी को रेलगाड़ी ए को पार करने में कितना समय लगेगा सेकंड में? सिंपल है ये तो, टीएसटी का रूल लगा दो भाई, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और ट्रेन की लंबाई चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो, लंबाई हमेशा जुड़ती है, ऐड होती है। तो 210 और 150 कितना हो गया बच्चा? 360 मीटर। और सेम दिशा में रिलेटिव स्पीड कम होती है, तो 128 में से 110 जाएगा, कितना बचेगा? 18। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18। ये 5 से जाएगा, 5 सत्तू 35, 5 दूनी 10। तो टाइम कितना आ गया बच्चा? 72 सेकंड। कितना आ गया? 72, 72 सेकंड। एक राशि का भुगतान 1764 की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाना है, जिसमें वार्षिक 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। उधार ली गई राशि सिंपल है, सीआई की इंस्टॉलमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। 1/20 होता है। कितनी किस्त है? 2। तो पहली बार 20 में 1 जोड़ दो, 21। अगली बार 20 का स्क्वायर कर दो और इधर 21 का स्क्वायर। ये हो गया 441, ये हो गया 400। इधर तो दोनों को जोड़ेंगे, ये आ गया कितना? 420। और इधर केवल एक किस्त की वैल्यू लिखेंगे, नहीं सॉरी एक सेकेंड, इधर किस्तों को बराबर करना है ना, बराबर किस्त है ना, तो 21 की गुणा ऊपर भी करनी पड़ेगी। ये 420 और ये 400, कितना आ गया? 820। दोनों को जोड़ो और इधर केवल एक किस्त 441, इधर केवल इंस्टॉलमेंट, इधर वो पैसा जो उधार लिया गया है। कह रहा है भैया किस्त कितनी है? 1764, तो 1764 तो पूरा 4 बार कटेगा, 1 चौके 4, यूनिट डिजिट से देख लिया मैंने। तो उधार कितना लिया है पैसा? 3280 रुपए। कितना पैसा उधार लिया गया है भैया? 3280 रुपए है जो उधार लिया गया है। त्रिभुज का आधार समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। ओहो, जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के समान ही है, तो समांतर चतुर्भुज से त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? वेरी गुड। यहां पर दो फिगर की बात हुई है, एक तो ये रहा ट्रायंगल और एक समांतर चतुर्भुज, एक ये समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये इसका आधार मान लो, मैं मान लेता हूं L। ये इसकी संगत ऊंचाई सपोज मान लेते हैं H2। ये इसका आधार मान लो B और ये इसकी संगत ऊंचाई सपोज H1। हाइट H1 H2 मान ली और इसका आधार B, इसका आधार L। सवाल कहता है त्रिभुज का आधार समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है, तो क्या मैं ये इसका आधा कर दूं, B बराबर L/2? भाई समांतर चतुर्भुज के आधार का भी आधा, तो ये L का आधा हो गया इसका B। अब कहता है दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के बराबर है। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो 1/2 गुणा आधार L/2 गुणा ऊंचाई H1, और इसका होता है L गुणा H2, आधार गुणा ऊंचाई। L से L गया, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, उधर चला जाएगा 4H2। आपसे उसने क्या पूछा है?
समांतर चतुर्भुज से त्रिभुज की संगत ऊंचाई का रेशियो। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है h2, पहले h2 को रखो, और त्रिभुज की कितनी है h1, फिर h1 को, h2 के सामने 1 और h1 के सामने 4। आपका जवाब कितना आ गया 1 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। उसने क्या पूछा, समांतर चतुर्भुज से त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई पहले रखनी है, त्रिभुज की ऊंचाई बाद में। h2 के सामने 1, h1 के सामने 4, आंसर आ गया बी। एक टंकी को ए द्वारा 4 घंटे में, बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। 8 बजे पाइप ए को खोला गया, 9 बजे बी को खोला गया, टंकी कितने बजे भर जाएगी? सिंपल हो गया ये तो सिंपल हो गया भैया। ए 4 घंटे में, बी 6 घंटे में, एलसीएम आ जाएगा 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। सवाल कहता है ए को खोला गया सुबह 8 बजे और बी को खोला गया है 9 बजे। तो क्या जब तक बी खोला गया, तो 8 बजे से 9 बजे तक, 8 बजे से 9 बजे तक कितना घंटे होते हैं? 1 घंटे। तो ये 1 घंटे कौन चला होगा? केवल ए, वो तो सुबह 8 बजे खुल चुका है। तो 1 घंटे में उसने कितना पानी भर दिया है, उसकी एफिशिएंसी से गुणा कर दो। सर 3 लीटर या 3 यूनिट पानी भर दिया है 9 बजे तक। अब 9 बज चुके हैं, अब 9 बजे में शेष कितना बचा है पानी? 12 में से 3 माइनस कर दो, 9 यूनिट बचा है। और इसे दोनों मिलके भरेंगे, क्योंकि 9 बजे बी को भी ओपन कर दिया गया है। 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, या फिर हम कहेंगे 9/5 घंटे। और इसको मिनट में चेंज करना हो, या फिर इसको ऐसे करो, 5 एकम 5, 1 घंटा पूरा, 4/5 घंटे अलग से। इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 5 से जाएगा 12 बार, और 12 चौक 48 मिनट, यानी कि 1 घंटा 48 मिनट। 9 बजे के बाद तो समय कितना हो गया? 10:48 मिनट। कितने बजे? 10:48 ऑप्शन नंबर सी, 10:48 पर टंकी भर जाएगी। कह रहा है एक शॉपिंग मार्ट किसी वस्तु की बिक्री पर 4 अलग अलग डिस्काउंट का ऑफर करता है। पहला है 30% का सिंगल डिस्काउंट, 15% के 2 सक्सेसिव, 2 खरीदो 1 फ्री में ले जाओ, 5 खरीदो 3 फ्री में ले जाओ। तो कह रहा है कौन सी छूट योजना ग्राहक को अधिकतम डिस्काउंट देगी, मैक्सिमम डिस्काउंट? भाई 30% का तो नहीं देगा। 15% के 2 सक्सेसिव कितने होते हैं? ए प्लस बी माइनस ए गुणा बी बटे 100। तो 30 माइनस 2.25, ये जाएगा 27.75%। 2 खरीदो 1 फ्री में ले जाओ, 2 खरीदो 1 फ्री में ले जाओ से निकालते हैं। फ्री में कितना मिला है? 1, फ्री में कितना है? 1, और टोटल घर कितना लेके गया है? 3 गुणा 100, ये आ गया 33 सही 1/3%। और कह रहा है 5 खरीदो 3 फ्री में ले जाओ, 3 फ्री में टोटल घर पे लेके गया है 8 गुणा 100, 3/8 होता है 37.5%। ये तो आपको डायरेक्ट टेबल में लिखवाया जाता है। 3/8 फ्रैक्शन मतलब 37.5%। तो कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम दे रहा है? ये चौथे वाला, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा डिस्काउंट मैक्सिमम है भाई? चौथे वाला। और ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन, अच्छा HW आ गया, ठीक है। फिर तो आज का प्रैक्टिस सेट मुझे लगता है कि अच्छा रहा। तो ओके, बाकी मुलाकात होगी कल एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।